नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस नर्सिंग मंत्रा को पावर्ड बाय नर्सिंग एक्सपर्ट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है फॉर द ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग नॉरसेट, आरआरबी, डीएमईआर, डीएचएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज कारगर साबित होने वाली है, ये मेरी गारंटी है बच्चों। जो भी बच्चा हमारे साथ लगातार जुड़ा रहेगा, आखिर तक जुड़ा रहेगा और साथ में मेहनत करेगा, 101% गारंटी है बच्चों, नॉरसेट को वो उसके घुटने पे बिठा देगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा हर उस व्यक्ति तक जिसका ख्वाब है नर्सिंग ऑफिसर बनना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। उस माँ को किए हुए वादे के लिए कि माँ, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। उस दिन के लिए हमें रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत करनी है और वो मुकाम हासिल कर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल ये रहा, ध्यान से सवाल को पढ़ना है, चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, व्हाट स्टेज ऑफ ग्रीफ इन्वॉल्व्स अटेम्प्टिंग टू निगोशिएशन और मेक द डील्स टू रिवर्स द लॉस। प्रश्न आपको पूछ रहा है, व्हाट स्टेज ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें अटेम्प्टिंग टू निगोशिएट, की पर्सन निगोशिएट कर रहा है टू रिवर्स द एक्चुअल लॉस रिवर्स करने के लिए निगोशिएट कर रहा है, तो उसको हम एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस क्या कहेंगे। ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये दिया था एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था एक शब्द जिसको हम बोल लेते हैं डाबड़ा। E मीन्स डिनाइल, A मीन्स एंगर, B मीन्स बार्गेनिंग, D मीन्स डिप्रेशन और A मीन्स एक्सेप्टेंस। मैंने ऑलरेडी आपको ये स्टेजेस पढ़ा रखी है। किसने दिया था? एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने दिया था। डाबड़ा का मीनिंग क्या बताया था? डी मीन्स डिनाइल, ए मीन्स एंगर, बी मीन्स बार्गेनिंग, डी मीन्स डिप्रेशन और ए मीन्स एक्सेप्टेंस। अब जब भी बंदा निगोशिएट कर रहा है सामने वाले से टू रिवर्स द लॉस, उसको हम बोलते हैं बच्चों बार्गेनिंग। और सभी का आंसर ओके ओके, सभी का आंसर एकदम राइट है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर, अच्छे से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेल्यूजन? सीइंग अ पिंक एलिफेंट इन द रूम। सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द फॉलोइंग, कौन सा नीचे दिया गया कौन सा एग्जाम्पल है डेल्यूजन का? फर्स्ट बोल रहा है सीइंग पिंक एलिफेंट इन द रूम, उसको रूम में पिंक एलिफेंट दिखना, उसको हम डेल्यूजन बोलेंगे क्या? बिलीविंग दैट वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री व्हेन दे आर नॉट, मतलब कोई बंदा खुद को प्रेसिडेंट समझ रहा है उस कंट्री का, बावजूद वो प्रेसिडेंट नहीं है। तीसरा नंबर है रिमेम्बरिंग अ चाइल्डहुड बर्थडे पार्टी विविडली, मतलब कौन सी भी चाइल्डहुड मेमोरी उसको याद आ रही है, उसको हम डेल्यूजन बोलेंगे क्या? और हियरिंग वॉइसेस स्पीकिंग टू यू व्हेन नो वन इज प्रेजेंट, आपके सामने कोई प्रेजेंट नहीं है और आपसे कोई तो बात कर रहा है, कि इसको हम डेल्यूजन बोलेंगे क्या? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, डेल्यूजन का मीनिंग होता है फिक्स्ड, फॉल्स, अनशेकेबल, अनशेकेबल बिलीफ। मैंने क्या बोला? डेल्यूजन का अर्थ होता है फिक्स्ड, फॉल्स, अनशेकेबल बिलीफ। फिक्स है, फॉल्स है मतलब झूठा है, अनशेकेबल आप उसको कितना भी समझाओ कि बाबा ऐसा नहीं ऐसा है, फिर भी वो मानेगा नहीं, और कैसा है, एक बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, एक पर्सन था जिसका नाम है रामलाल। इसका नाम क्या है? रामलाल। ध्यान से सुनिएगा, रामलाल को मैंने बोला कि रामलाल जी, ये आपके सामने मैंने रखा है एलईडी, मतलब टीवी रखा है, ठीक है। पर रामलाल जी बोलेंगे, नहीं सर जी, ये टीवी नहीं है सर, ये फ्रिज है। सर ये क्या है? फ्रिज है। ध्यान से सुनिएगा, मैं रामलाल को बोल रहा हूँ, रामलाल जी ये टीवी है, पर रामलाल जी बोल रहे हैं, नहीं सर ये फ्रिज है। मतलब ये फिक्स, क्या है? फिक्स बिलीफ है। फॉल्स है मतलब झूठा है। झूठा कैसे? मैं इसको बोल रहा हूँ ये टीवी है, फिर भी वो बोल रहा है फ्रिज है,
तो ये कैसा है? झूठा है, फॉल्स है, अनचेकेबल है। मतलब मैंने उसको 10 बार बोला कि भाई ये टीवी है, सुन ले। फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं ये फ्रिज ही है, मतलब कैसा है? अनशेकेबल। इसको ही मैंने बोला फिक्स्ड, फॉल्स, अनशेकेबल बिलीफ नोन एज द डेल्यूजन। सो इस डेल्यूजन में हम बहुत सारे टाइप्स देखते हैं। जिन बच्चों को टाइप्स पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक नाम आता है टाइप्स ऑफ डेल्यूजन। ओके। एक नाम आता है टाइप्स ऑफ डेल्यूजन। सबसे सबसे पहले आता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके बाद आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ हेल्पलेसनेस। डेल्यूजन ऑफ होपलेसनेस। डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। एक आता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन। एक आता है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। डिल्यूजन ऑफ जेलसी उसको ही बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। एक नाम आता है बच्चों, ओके ओके, एक नाम आता है इरोटोमेनिक डिल्यूजन। ठीक है, ये लगभग डिल्यूजन के सारे टाइप्स है। सबसे पहले मैंने बोला डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, उसके बाद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ हेल्पलेसनेस, डिल्यूजन ऑफ होपलेसनेस, डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, निहिलिस्टिक डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ जेलसी उसको ही बोलते हैं इनफिडिलिटी, और इरोटोमेनिक डिल्यूजन। ये लगभग डिल्यूजन के टाइप्स है। ध्यान से सुनिएगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हम किसको बोलेंगे? जहां पे पर्सन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सस्पिशियस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक नाम है रामलाल। इस रामलाल को मैंने खाना दिया, ठीक है, एक थाली में मैंने क्या किया? उसको खाना दिया। पर इसको अगर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, सो ही विल थिंक कि इस खाने में क्या मिला है? जहर मिला है। मतलब क्या मिला है? पॉइजन मिला है। मतलब पर्सन एक्सट्रीमली सस्पिशियस होता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहाँ दिखता है? सो इट्स सीन इन पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इट्स सीन इन पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। कहाँ पे दिखता है? पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में दिखता है। आई होप आपको समझा होगा। सेकेंड आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सवाल का जो आंसर है यहीं पे छुपा है। ध्यान से सुनिएगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का अर्थ होता है कंसीडरिंग हिमसेल्फ अ किंग। मतलब वो खुद को क्या समझता है? खुद को राजा समझता है। मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही यही का राजा हूँ, मैं हीरो हूँ। ये कौन समझेगा? ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी वाला पर्सन समझेगा। आई होप आपको समझा होगा। उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ हेल्पलेसनेस। उसको लगता है मेरे जीवन में मुझे कोई भी हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है होपलेसनेस। मतलब मेरे जीवन में कौन सा भी होप रह नहीं है, मतलब कौन सा भी होप रह नहीं गया है। आगे आता है डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। मतलब इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में मेरी कोई भी वर्थ नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं है। आई होप आपको समझा होगा। उसके बाद आता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन का अर्थ होता है बच्चों, उसके पर्सन फील करता है कि उसके आजू बाजू में उसका घर, उसके माता पिता, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड, उसकी बीवी, नथिंग एग्जिस्ट। मतलब इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कहाँ पे दिखता है? निहिलिस्टिक डिल्यूजन में दिखता है। आई होप आपको समझा होगा। उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। उसको ही बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। मतलब क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ जेलसी मतलब इसमें पर्सन को फील होता है कि उसका जो पार्टनर है, वेदर इट विल बी फीमेल, वेदर इट विल बी मेल, उसको लगता है कि वो पार्टनर मुझे क्या कर रहा है? चीट कर रहा है। मुझे क्या कर रहा है? चीट करता है। और इसी पे एक सिंड्रोम है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ऑथेलो सिंड्रोम। क्या नाम है? ऑथेलो सिंड्रोम। ऑथेलो नाम का एक आदमी था, उसने उसकी वाइफ का कत्ल कर दिया था, मतलब मर्डर कर दिया था। उसकी वजह से इसके नाम पर क्या पड़ा है? ऑथेलो सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि ये ओथेलो को लग रहा था कि उसकी जो बीवी है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसी को हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ जेलेसी और डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। उसके बाद आता है इरिटोमेनिक डिल्यूजन। इरिटोमेनिक डिल्यूजन समझने के लिए एक मिनट मुझे अच्छे से सुनिए। एक दिन संडे का दिन था। एक संडे का दिन था, उसमें सिमरन जी, कौन थी? सिमरन जी क्या कर रही थी? सिमरन जी मूवी देख रही थी। और मूवी देखते देखते वो सोफे में मस्त बैठी है, पॉपकॉर्न खा रही है साथ में, और शाहरुख खान की एक मूवी चल रही थी। शाहरुख खान ने
ध्यान से सुनिएगा, शाहरुख खान ने उस हीरोइन, जो मूवी में हीरोइन थी, उसको बोला आई लव यू। क्या बोला? आई लव यू। पर सिमरन जी को लगा कि शाहरुख खान मुझे ही आई लव यू बोल रहा है। मतलब जो हायर पर्सनैलिटी है, हायर अथॉरिटी है, कोई सेलिब्रिटी है, वो हमसे मोहब्बत करे, ऐसा लगना, उसको ही हम बोलते हैं इरोटोमेनिक डेल्यूजन। उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? इरोटोमेनिक डेल्यूजन। आई होप आप सभी को समझा होगा। These are the types of delusion. So please give your answer in the comment box कि क्या believing that one is the president of a country when they are not, इसको ही मैंने बोला था delusion of grandiosity। इसको ही मैंने बोला था delusion of grandiosity। आई होप आपको समझा होगा। हियरिंग वॉइसेस मीन्स क्या होता है? ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। कोई सामने प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसकी आवाजें हमें सुनाई देना, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। आई होप आपको समझा होगा। रिमेम्बरिंग अ चाइल्डहुड पार्टी, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। सीइंग अ पिंक एलिफेंट इन द रूम, अरे सीइंग द पिंक एलिफेंट इन द रूम इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द हेलुसिनेशन। आई होप आपको समझा होगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अच्छे से पढ़िएगा, चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना है, फिर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, प्रश्न पूछ रहा है व्हाट इज एंटीरियर फ्रंटल। एंटीरियर फ्रंटल है क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अ बोन इन द लेग, एक पैर में एक हड्डी है क्या? अ टाइप ऑफ जॉइंट इन द स्पाइन, अपने स्पाइन में एक जॉइंट है क्या? अ सॉफ्ट स्पॉट ऑन द बेबी स्कल, बेबी के स्कल पे एक सॉफ्ट स्पॉट है क्या? उसके बाद अ नर्व इन द ब्रेन, ब्रेन की एक नर्व है क्या? ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चे का सिर है, ये बच्चे का सिर है। ध्यान से सुनिएगा, एक नाम आता है, एक नाम आता है एंटीरियर फ्रंटल है, एक नाम आता है एंटीरियर फ्रंटल है। अब ये एंटीरियर फ्रंटल कैसा होता है? ध्यान से सुनिएगा, डायमंड शेप। कैसा शेप होता है? डायमंड शेप का होता है। ये 15 टू 18 मंथ्स में, कितने? 15 टू 18 मंथ्स में, कितने? 15 टू 18 मंथ्स में क्या होता है? पूरा भर जाता है। अगर साल में पूछ लिएगा तो ध्यान से सुनिएगा, साल में 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल में क्या होता है? ये जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वो पूरा भर जाता है। इस एंटीरियर फोंटेनेल को ही हम नाम देते हैं बच्चों अल्सो नोन एज ब्रेगमा, अल्सो नोन एज ब्रेगमा। आई होप आपको समझा होगा। इसके पीछे ही आता है पोस्टीरियर फ्रंटल है। आगे का एंटीरियर का मतलब होता है बच्चों आगे, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। पीछे एक आता है बच्चों पोस्टीरियर फ्रंटल है, जो कि ट्रायंगुलर शेप होता है। कौन सा शेप होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है। उसको ही हम बोलते हैं बच्चों लैम्बडा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? लैम्बडा। और ये लैम्बडा 6 to 8 वीक्स में, कितना? 6 to 8 वीक्स में पूरा भर जाता है। आई होप आपको समझा होगा। ये पूरी कहानी होगी। इसके बाद बात करते हैं बच्चों सूचर्स। इसके बाद बात करते हैं बच्चों सूचर, इसको ही अटैच होते हैं हमारे सूचर्स। आई होप आपको समझा होगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है बच्चों फ्रंटल, सबसे पहले आता है बच्चों फ्रंटल। फ्रंटल और फ्रंटल के बीच में जो सूचर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं बच्चों फ्रंटल सूचर। फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो सूचर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर, उसको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। पैराइटल और पैराइटल के बीच में ये जो सूचर पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सजाइटल सूचर। और पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में, अरे पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में जो सूचर पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, उसको हम बोलते हैं लैम्बॉइडल सूचर। आई होप आपको समझा होगा। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अ सॉफ्ट स्पॉट ऑन द बेबी स्कल, ये क्या है? एक सॉफ्ट स्पॉट है ऑन द बेबी स्कल। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज हर्शपंग डिसीज? अ स्किन डिसऑर्डर, एक स्किन डिसऑर्डर। हर्शपंग डिसीज क्या है? सवाल ने पूछा है। एक स्किन डिसऑर्डर है। अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है क्या? अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द कोलन, एक कोलन का कंजेनाइटल डिसऑर्डर है क्या? अ हार्ट कंडीशन। क्या है आंसर? ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, ध्यान से सुनिएगा, एक नाम आता है हर्शपंग डिसीज, एक नाम आता है हर्शपंग डिसीज। अब हर्शपंग डिसीज एग्जैक्टली है, ध्यान से सुनिएगा, इसको ही हम बोलते हैं कंजेनाइटल मेगाकोलन, कंजेनाइटल मेगाकोलन। और उसको ही हम एक और नाम देते हैं एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ अ गैंग्लियोनिक नर्व सेल। ओके, ध्यान से सुनिएगा, हर्शबंग डिसीज एग्जैक्टली क्या है? उसको ही हम बोलते हैं कंजेनाइटल मेगाकोलन।
उसको ही एक नाम दिया है एब्सेंस ऑफ अ गैंग्लियोनिक सेल। आप बोलोगे कंजेनिटल मेगाकोलन क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये आपका हो गया असेंडिंग कॉलन, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन और ये हो गया सिग्मोइड कॉलन। ओके, ये असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन। अब एक्चुअली ये जो सिग्मोइड कॉलन है, ये जो सिग्मोइड कॉलन है, यहाँ पे क्या होता है, ये गैंग्लियोनिक नर्व, इधर नर्व सेल्स पाई जाती है। क्या? नर्व सेल्स पाई जाती है। पर इस कंडीशन में क्या होता है, ये नर्व सेल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसकी वजह से बच्चा जो भी फीड लेगा वो आगे तक जा नहीं पाएगी और पूरा जो खाना है ये इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से। ओके, एक बात तो समझ गई कि ये कंजेनाइटल क्या है, मेगाकोलन है, क्यों है? क्योंकि इधर का जो अगैंग्लियोनिक सेल्स है वो एब्सेंट होता है और उसकी वजह से बच्चा जब भी फीड करेगा ये इधर स्टोर होते 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 ये फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको बोला कंजेनाइटल मेगाकोलन। ओके, इसके बाद अगर बच्चे ने, हम कब बोलेंगे कि हर्षपंख डिसीज है? फॉर एग्जाम्पल विद इन फर्स्ट 48 आवर्स में अगर बच्चे ने स्टूल पास नहीं किया उसको ही हम बोलते हैं फर्स्ट स्टूल अल्सो नोन एज मेकोनियम। अगर बच्चे ने फर्स्ट 48 आवर्स में अगर स्टूल पास नहीं किया, फर्स्ट स्टूल को हम बोलते हैं बच्चों मेकोनियम। अगर ये मेकोनियम उसने पास नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे, हर्षपंख डिसीज हो गया। क्या हो गया? हर्षपंख डिसीज। सो अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें इस हर्षपंख डिसीज में दिखेंगे, ध्यान से सुनिए। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बच्चों देखो, एब्डोमिनल मतलब खाना आगे नहीं जा पा रहा है, सबसे पहले होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, है ना? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, फ्लैटुलेंस। उसके बाद क्या होगा, वोमिटिंग हो सकता है। पर वोमिटिंग कैसा होगा, ध्यान से सुनिएगा, बाइल कंटेनिंग। कैसा? बाइल कंटेनिंग वोमिटिंग हो सकता है। और एक चीज की फीकल कंटेनिंग भी वोमिटिंग हो सकता है, इसके लिए हम बोले फीकल इमेसिस। फीकल इमेसिस का अर्थ होता है कि वोमिटिंग में फीकल का कुछ कंटेंट आ जाना, उसको हम बोलते हैं फीकल इमेसिस। उसके बाद क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हर्षपंख डिसीज इज रिबन लाइक स्टूल, उसको ही हम बोलते हैं पैलेट लाइक स्टूल, को ही हम बोलते हैं पैलेट लाइक स्टूल। अब फॉर एग्जांपल ये रिबन लाइक स्टूल कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो सिग्मोइड कॉलन है, इधर इधर से खाना आगे नहीं जा पा रहा है। जब आगे नहीं जाएगा तो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, उसकी वजह से इस तरीके से रिबन लाइक स्टूल होगा, उसको ही हमने बोला था पैलेट लाइक स्टूल। ये सारे सिम्टम्स हमें हर्षपंख डिसीज में दिखेंगे। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसका जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? डायग्नोसिस हम करते हैं रेक्टल टिश्यू बायोप्सी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं रेक्टल सिग्मॉइड बायोप्सी। आई होप इधर तक आपको समझा होगा। ट्रीटमेंट में एक ही मिनट में समझ लीजिएगा, एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्पररी में हम एनिमा दे सकते हैं, हम स्टोमा कर सकते हैं। एनिमा कौन सा देंगे, ध्यान से सुनिएगा, आइसोटोनिक फ्लूइड का एनिमा देंगे। हम और क्या दे सकते हैं, वाटर एंड सोप एंड वाटर एनिमा दे सकते हैं। सोप एंड वाटर एनिमा, सोप एंड वाटर एनिमा। इस तरीके से आपका जो हर्षपंख डिसीज है, आई होप आपको समझा होगा। सो फिर से जाती है सवाल की ओर, व्हाट इज हर्षपंख डिसीज? सो हर्षपंख डिसीज क्या है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द कोलन। ये कोलन का क्या है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। आई होप आपको समझा होगा। बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप जवाब दीजिएगा। व्हाट ईयर वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न? 1820, 1810, 1830 और 1840। एक नाम होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही हम बोलते हैं लेडी विद द लैम्प, ऑल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प। इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 12 में 1820 में।
कब हुआ था? 12 में 1820 में इनका जन्म हुआ था। और इनके ही जन्मदिन पर हम हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। इंटरनेशनल नर्सेस डे। हम इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाते हैं? 12th में एवरी ईयर। 12th में 1820 को जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। उनको ही हम बोलते हैं लेडी विद द लैम्प। इन्होंने एक थियरी दिया था जिसका नाम है बच्चों एनवायरमेंटल थ्योरी। कौन सी थियरी दी थी? एनवायरमेंटल थियरी दी थी। ध्यान से सुनिएगा। और इनकी जो डेथ हुई थी, ध्यान से सुनेगा, ड्यू टू कोलेरा। कैसे हुई थी? ड्यू टू कोलेरा की वजह से हुई थी। कब हुई थी? कोई बता सकता है क्या? 13 अगस्त। 13 अगस्त 1910। 13 अगस्त 1910 में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। कहाँ पे पूछ ले अगर, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड कहाँ पे आता है? लंदन में आता है। आई होप आपको समझा पा। ओके। बस मैंने बोला कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी बोलते हैं लेडी विद द लैम्प। 12 में 1820 को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके जन्मदिन पर ही हम हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। उसके बाद इन्होंने एक थियरी दिया था जिसका नाम है एनवायरमेंटल थियरी। इनकी जो डेथ हुई थी ड्यू टू कोलेरा की वजह से हुई थी। कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड कहाँ पे आता है? लंदन में आता है। मुझे बताइएगा बच्चों 2023 की जो थीम है, जो नर्सेस डे की थीम है, वो कौन सी है? तो ध्यान से सुनिएगा। अवर फ्यूचर, अवर फ्यूचर, अवर नर्सेस। क्या है? अवर फ्यूचर, अवर नर्सेस। या ओके। अवर नर्सेस, अवर फ्यूचर, अवर नर्सेस, अवर फ्यूचर। आई होप आपको समझा होगा। आपको समझने के लिए मैंने उल्टा लिखा। मुझे देखना था कौन सा बच्चा राइट आंसर देता है ना। ओके, चलो इसके बाद ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अपना जो नर्सिंग का नोबल प्रोफेशन है उसका अगर आपको, ओके, गुड, गुड, ओके, उसका अगर आपको लोगो पूछ लिया तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे लेडी विद द लैम्प। अगर लेडी विद द लैम्प ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या बताओगे? व्हाइट हार्ट। व्हाइट हार्ट इट इज अ लोगो ऑफ व्हाट? अपना नोबल नर्सिंग प्रोफेशन का लोगो क्या है? एक तो लेडी विद द लैम्प। अगर ए ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? व्हाइट हार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझा होगा। तो द व्हाट वाज द ईयर फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1820 में। कब हुआ था? 1820 में होता। तो ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। शेयर कर दीजिएगा उस हर विद्यार्थी तक जिसका ख्वाब है नर्सिंग ऑफिसर बनना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।